हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भी कह रहा आज आपके पास फिर कैदी और कोकिला के दूसरे पार्ट के साथ उपस्थित हूं। मेरे प्रिय छात्रों, आपने कैदी और कोकिला का जो फर्स्ट पार्ट देखा होगा, उसमें आप ये पाएंगे कि इस चैप्टर में जेल में बंद किसी कैदी और किसी कोयल के आपसी संवाद का वर्णन है या उस कैदी और कोकिला के किसी दास्तान का जिक्र है। आपने सही करवाया। पराधीन भारत की जेल में अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति के लिए जो सेनानी संघर्ष कर रहे थे वो बंद है। इस पाठ के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी जी भी उन्हीं कैदियों के संग बंद है। उनके मनोबल को तोड़ने के लिए अर्थात भारतीय सेनानियों के मनोबल को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने काफी कठिन अत्याचार भारतीयों पर किए और उन अत्याचारों से काफी दुखी उन अत्याचारों के कारण भी भारतीयों पर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। आप इस बात से रूबरू हो गए हैं कि लेखक ने बतलाया कि भारतीयों पर किस प्रकार के अत्याचार अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे थे। उन्हें जेल में किस प्रकार की यातनाएं दी जा रही थी। आपने इस चैप्टर में इस बात को भी जाना था। कल आपको ये बातें कल के एपिसोड में आपको मिलेंगी। दो बातें आपको मिली होंगी कि पराधीन भारत की जेलों में बंद कैदियों को किस प्रकार की यंत्रणाएं दी जाती थी। दूसरी चीज आपने कल ये भी जाना था कि भारतीयों के मनोबल को तोड़ने के लिए अंग्रेज किस प्रकार का कुचक्र रचते थे। क्या वे भारतीयों का मनोबल तोड़ने में कामयाब हो सके थे। और तीसरी बात आपने कल के एपिसोड में ये भी जानी थी कि आधी रात को कोयल के चीखने का मकसद क्या है। इसके प्रति कवि के दिल में कौन सी संभावनाएं जागी थी। और आज के इस एपिसोड में जो चीज आपको मिलेगी वो पंक्ति की ऐसी लाइन मिलेगी जिसमें काली शब्द की आकृति ज्यादा है।
इस काली शब्द की आवृत्ति करके कवि ने जितनी चीजें कालिमा थी उस कालिमा के द्वारा अंग्रेजों के काले शासन की तरफ संकेत किया है। यमक अलंकार का एक सुंदर प्रयोग आपको इस कविता में देखने को मिलेगा। मेरे प्रिय छात्रों, आपके इस एक्सरसाइज बुक में एक क्वेश्चन दिया होगा कि कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं। आप कल के एपिसोड में जाने थे कि कवि ने पूछा उस कोयल से जो आधी रात को चीखनी आई थी कि आखिर तू आधी रात को कौन सा संदेशा लेकर आई। और कोयल, तुम्हारी आवाज में ये वेदना की स्वर क्यों है? तुम्हारी आवाज से तो कभी वेदना के स्वर नहीं निकला करते थे। कोयल और वेदना ये दोनों दो विपरीत ध्रुव की चीजें हैं। दुनिया में तुमको तो मधुर स्वर का संदेश देने वाली कहा जाता है, तुम्हारे मधुर स्वर की उपमाएं दी जाती हैं। महिलाओं को स्वर कोकिला कहा जाता है, तुम्हारा स्वर महिलाओं के स्वर के समान इतना मधुर और कोमल होता है। आज तक हमने कभी, जब मैं स्वतंत्र था, तुम्हारी आवाज में कभी भी वेदना का फुट मैंने नहीं देखा। दुनिया तो तुम्हारी आवाज सुनकर के मंत्र मुग्ध हो जाया करती है। मैं खुद तुम्हारी आवाज का दीवाना था। अरे ऐ कोयल, प्रातः काल में मैं जब सो करके उठता था और बागीचे में तुम्हारी मधुर स्वर की गूंज मुझे सुनाई पड़ती थी तो मेरा रोम रोम पुलकित हो उठता था। मैं अपनी सारी थकान भूल जाता था। आज उसी स्वर में मधुरता की जगह मैं वेदना का स्वर देख रहा हूं। आपका जवाब होगा कि कवि को बसंत ऋतु में प्रातः काल के समय जब वह सोकर उठा करता था, कोयल के मधुर स्वर उसके कान में सुनाई पड़ते थे। उस समय वह कोयल के स्वर को सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाया करता था। एक तरह से वह कोयल के स्वर का दीवाना हो चुका था। लेकिन आज जेल में बंद सेनानियों के ऊपर हो रहे अत्याचार को देखकर शायद कोयल को उनका दर्द देखा नहीं जा रहा है। इसीलिए कवि को लग रहा है कि आज वह अपने मधुरता के स्वर को नष्ट करने पर तुली हुई है और उसके स्वरों में वेदना का स्वर दिखलाई पड़ रहा है। एक तरीके से आपने इस प्रश्न के उत्तर को अपने दिमाग में सजो लिया होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि कवि बसंत ऋतु के समय, कवि को बसंत ऋतु के मौसम में प्रातः काल जब वह सो कर उठा करता था
आम के पेड़ पर बैठी हुई कोयल का मधुर स्वर सुनाई पड़ता था। उस स्वर को सुनकर उसका रोम रोम पुलकित हो उठता था। आज कवि जेल में बंद है, अंग्रेजों का अमानवीय अत्याचार शायद कोयल देख नहीं पा रही है। इसी कारण वह अपने मधुरता के स्वर को नष्ट करने पर तुली हुई है और उसके स्वर में वेदना का पुट दिखाई दे रहा है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आइए अपनी बात को हम लोग आगे बढ़ाएं कि इस शांत समय में अंधकार को वेद रो क्यों रही हो। कवि को लग रहा है कि जो ये आवाज उसकी निकल रही है, आज इस स्वर में वो मधुरता नहीं जो वो मधुरता सुनने का आदी था। आज मधुरता की जगह उसके स्वर में रुदन का स्वर दिखलाई पड़ रहा है। शायद उसे हमारा दर्द देखा नहीं जा रहा है, या वह हमारे दिल में चुपचाप मधुर विद्रोह का बीज भरने आई, अर्थात हमारे दिल में आजादी का अलग जगाने आई है। शायद इसीलिए इस आधी रात को कोयल कूकने आई। कवि कह रहा है, ऐ मेरी प्यारी कोयल, आज तो चारों तरफ मेरी केवल कालिमा ही कालिमा दिखलाई पड़ रही। काली तू, रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। अरे ऐ कोयल, तू भी काली है, आज तेरा रंग भी काला है। जिस आधी रात को तू बोल रही हो वह अभी कालिमा भरी रात है, अंधेरी रात है। और ठीक इसी प्रकार से शासन की करनी भी काली। इस अंग्रेजों के शासन के जो कारनामे हैं वो भी काले हैं, अर्थात तो काले कानूनों के द्वारा अंग्रेज हमारे ऊपर कठिन अत्याचार कर रहे हैं। काली लहर कल्पना काली, जो अंग्रेजों की कल्पना है, जो अंग्रेजों की सोच है, उसमें भी कालिमा छाई हुई है। उदारता का कहीं भी समावेश नहीं दिखलाई पड़ रहा है। इतना ही नहीं, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लौ श्रृंखला काली। हर तरफ काली ही काली तो है। काली तू, ये जिस रात में बोल रही है वो रात भी काली अंधेरी। जो अंग्रेज हैं उनके शासन के कारनामे भी काले, काले कानून हैं उनके, और उनकी सोच और कल्पनाओं भी काली लहरों जैसी काली। इतना ही नहीं, जिस कोठरी में मैं बंद हूं वो भी काली। इसीलिए शायद इसे काल कोठरी कहा गया। जो मुझे पहनने को मिले हैं वो भी है, जो मेरी टोपी है वो भी काली। जिसको जाड़े से बचने के लिए जिस कंबल को मैं प्रयोग करता हूँ वो भी काला ही मिला है। और मेरे हाथों में जो जंजीर बंधी हुई है वो भी काली। हर तरफ काला ही काला। मेरी लौ श्रृंखला काली, मेरी लोहे की जंजीर अर्थात हथकड़ी भी काली। पहरे की हूँ कृत की ब्याली, तिस पर दे गाली है आली। ये जो पहरेदार जो पहरे दे रहे हैं, इनकी बोलों से भी सांप की जैसी फुफकार दिखलाई पड़ रही है, वो भी काली है, अर्थात उसमें से गाली निकल रही है। अर्थात जब जहां चारों तरफ केवल भयावना और डरावना दृश्य दिखलाई पड़ रहा है, जहां पर केवल कालिमा ही कालिमा छाई हुई है, उस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती कोकिल बोलो तो। ऐसे काले संकटों से घिरा हुआ तुम्हारे इस कवि का जीवन है, और ऐसे समय में तुम मरने को क्यों चली आई।
अपने चमकीलों गीतों को क्यों कर होते रहती? तुमको अपने इन चमकदार और मधुर गीतों को यहाँ पर बोलने की, इन जुल्मी लोगों के बीच में बोलने की क्यों कोई आवश्यकता नहीं। भला तू क्यों इस बोली को बोलने के लिए यहाँ पर चली आई? कोयल कुछ तो बोलो, कुछ तो बतलाओ। कौन सा संदेशा लेकर के तुम इस आधी रात को हमारे पास आई हो? हमें कुछ तो बतलाओ, कुछ तो समझाओ कि आखिर तू क्यों मेरे पास आई। कितना एक मार्मिक चित्रण है इस कविता में। कवि ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने इस बात को कितना भावनात्मक रूप का एक चित्रण आपको दिया है। शायद मेरे प्रिय छात्रों को यह बात समझ में आ गई होगी कि आज के इस दूसरे एपिसोड में हम सब ने ये जाना कि अंग्रेजों का जुल्म सितम का काला कानून कितना भयावना और डरावना था, जिसे क्रूरतम से क्रूरतम की संज्ञा दी जा सकती है। एक अमानवीय अत्याचार था। वो भारतीयों के मनोबल को तोड़ देना चाहते थे। वे सोचा करते थे कि भारतीय अपने देश की आजादी के लिए एक भी आवाज बुलंद न कर सके। उनका सपना था कि कई सदियों तक हम भारत पर अपना शासन करते रहेंगे, लेकिन वो भूल गए कि ये देवी और देवताओं का देश है, जहां पर जुल्म और सितम का अंत बहुत जल्द हो जाता है। और कैदी अर्थात माखनलाल चतुर्वेदी अपनी इन्हीं भावनाओं को समझाने में सफल हुए और उन्होंने कोकिल को समझाया कि कोकिल, हमारे दिलों में जो तुम विद्रोह का बीज बोने आई हो, अर्थात आजादी का अलग जगाने आई हो, तो वो भी बतलाओ। हम आजादी के उस अलग को जगाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन कुछ तो बोलो, कुछ तो बतलाओ। हमें ये बतलाओ कि इस आधी रात को मधुरता का संदेश देने वाली कोयल को किस संदेश को देने की आवश्यकता पड़ गई। तुम्हारे स्वरों में हम वेदना का पुट नहीं देख सकते, क्योंकि दुनिया में तुम स्वर कोकिला कही जाती हो। तुम्हारे स्वर में वो मधुरता है जिसकी दुनिया कायल है। लेकिन आज तुम्हारे स्वर को देखकर हमें लग रहा है कि जैसे उस मधुरता की जगह आज वेदना का स्वर निकल रहा है। इसीलिए हमारे दिल में अनेक संभावनाएं जग रही हैं कि आखिर वो कौन सा कारण है जो मेरी प्यारी कोयल को इस आधी रात में इस जेल की चार दीवारी के ऊपर बैठ करके बोलने की आवश्यकता या पड़ी, वो भी इस कालिमा भरी रात, जहां का दृश्य का सारा नजारा ही काला है, और इस कालिमा के बीच अपने इस रुदन का स्वर देने की आवश्यकता भला इस कोयल को क्या पड़ गई। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज आपने इन सारी बातों का निचोड़ समझा और मुझे खुशी है कि क्लास के वक्त भी और इस वक्त भी आप इस पाठ को बहुत तहे दिल से समझे होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक एक बातें आपके दिल दिमाग में अच्छी तरह से केंद्रित हो चुकी होंगी। कहीं से कोई भी कमी यदि होगी तो फिर से आप मुझे अवगत कराने का प्रयास क्लास के वक्त कीजिएगा। मैं भी कह रहा है आपसे इन्हीं शब्दों के साथ अगले एपिसोड तक के लिए विदा ले रहा हूं। नमस्कार।